स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है। बिजनेस मेथड हमने सब्जेक्ट ले रखा है और अभी जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है बिजनेस इंट्रोडक्शन एंड स्कोप। इस पे हमारा सेकंड वीडियो है, पहला वीडियो आपने देख लिया होगा। आज भी अपन हमेशा की तरह 10 MCQ सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेहा कुक्स फूड एट होम फॉर हर फैमिली but Asha cooks food and sells it to others in a restaurant. Who is engaged in a business activity? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेहा अपने परिवार के लिए खाना बनाती है, लेकिन आशा खाना बनाकर एक रेस्तरां चलाती है, अन्य को बेचती है। तो व्यवसायिक गतिविधि में कौन लगा हुआ है? तो ऑब्वियस ही बात है, पहली जो है वो कहें कि हाउस वाइफ है या हाउस मेकर है नेहा, जो घर के लिए खाना बनाती है। तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रही है। लेकिन आशा चूंकि रेस्टोरेंट चला रही है तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कौन अच्छा कौन बुरा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि बिजनेस एक्टिविटी कौन कर रहा है। ऑब्वियस ही बात है, जो रेस्टोरेंट रन कर रही हैं आशा। तो इसका आंसर बी होने वाला है। जी हाँ, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों ही काम कर रही हैं। मैंने कहा ना, अगर आपका पढ़ा हुआ है तो बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, पढ़ा हुआ नहीं है तो आपको लगेगा दोनों सर काम ही तो कर रही हैं। चलिए एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो भागों में बांटा जा सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिनसे आप धनोपार्जन करते हो, या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ब्रॉड वे में अपनी जितनी भी गतिविधियां हैं, मानवीय गतिविधियां हैं, वो दो हिस्सों में है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आपका आ जाता है बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। इसके कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर आप खेती कर रहे हो तो एक तरह से आप प्राइमरी इंडस्ट्री में हो। अगर आप हेल्थ सेक्टर में हो तो यू आर इन अ सर्विस सेक्टर। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आप पूजा कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं दोस्तों के साथ, चैरिटी कर रहे हैं, तो आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हैं। ठीक है सर। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। द टाइप ऑफ इंडस्ट्री विच इज़ इंगेज इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन इज। कहता है पौधों और जानवरों के प्रजनन व पुनरुत्पादन में लगा हुआ उद्योग किस प्रकार का उद्योग कहा जाता है। ठीक है, हमें ये पता है कि इंडस्ट्री जो होती है वो 3 तरह की होती है। उसमें आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो जो प्राइमरी इंडस्ट्री है, प्राइमरी इंडस्ट्री में हम खनन करते हैं, यानी कुछ चीज़ें निकालते हैं। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज में से अपन स्टोन निकालते हैं, बजरी निकालते हैं, डायमंड निकालते हैं, कोल, गैस, ऑयल, ये सब निकालते हैं। तो एक तो वो वाली इंडस्ट्री होती है। ठीक है, वो वाली इंडस्ट्री को तो अपन बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। लेकिन हमसे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री नहीं पूछा था, हमसे पूछा था जेनेटिक इंडस्ट्री के बारे में। यानी क्वेश्चन का जो आंसर है वो है जेनेटिक इंडस्ट्री। ऑप्शन देख लेते हैं। निष्कर्षण उद्योग जिसमें आप कुछ निकाला करते हैं, विनिर्माण उद्योग जिसमें आप कुछ बनाया करते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आप जानते हैं बिल्डिंग वगैरह बनते हैं, मॉल्स बनते हैं, और एक जेनेटिक इंडस्ट्री है। तो ये एक जेनेटिक इंडस्ट्री है, आनुवांशिक उद्योग है। उसमें आप क्या करते हैं, देखिए यूँ समझिए कि आपके 2 असेट्स होते हैं जो बायोलॉजिकल असेट्स होते हैं। जो एनिमल्स होते हैं ना, जैसे अपन अकाउंट्स पढ़ते हैं, अकाउंट्स में बहुत तरह के असेट्स होते हैं, फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स, इमूवेबल असेट्स, फिक्टिशियस असेट्स। उसी तरह एक टेक्निकल टर्म है बायोलॉजिकल असेट्स। ठीक है, बायोलॉजिकल एसेट्स में 2 तरह के आते हैं, एक तो आते हैं एनिमल्स और एक आते हैं प्लांट्स। तो जब आप एनिमल्स और प्लांट्स को जानबूझ के उगाते हो, रिप्रोड्यूस करवाते हो ताकि उनको आप बेच सको, तो इसका मतलब है कि आप जेनेटिक इंडस्ट्री में हो। ये प्राइमरी इंडस्ट्री का ही टाइप होता है। ठीक है, होप मैं आपको समझा पाया। ये आनुवांशिक उद्योग है। एक बार इमेज देखेंगे तो पूरा समझ जाएंगे। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है? प्रोड्यूसिंग एंड मल्टीप्लाइंग सर्टेन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम देयर सेल। तो बहुत क्लियर है, आप कोई पेड़ लगा रहे हो तो ये ऐसा नहीं कि आप प्लांटेशन कैंपेन के तहत कर रहे हो। अगर ऐसा है तो वो तो फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई कि आप देश के लिए पेड़ लगाना चाहते हैं, पृथ्वी के लिए इसका टेम्परेचर नीचे करना चाहते हैं, वो एक अच्छी बात है, बट वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन जैसे कि आप नर्सरी है, नर्सरी में छोटे छोटे पौधे उगाते हो, फिर उसको आप बेचते हो, तो उसका आपका क्लियर, या विभिन्न प्रकार के प्लांट्स की प्रजातियां आप उगाते हो, जीव जंतुओं की प्रजातियों को आप उगाते हो। यहाँ पे आप डेयरी का एग्जांपल, पोल्ट्री फार्म का एग्जांपल देख रहे हैं। पोल्ट्री फार्म में आप मुर्गियाँ, अंडे, इस तरह की चीज़ों में डील करते हो। तो कहीं ना कहीं आप जेनेटिक इंडस्ट्री में लगे हुए हो। ब्रीडिंग फार्म्स, पोल्ट्री फार्म, डेयरी, ये सब आपके जेनेटिक इंडस्ट्री में आता है। नेक्स्ट, ये आपको मैंने इमेज पिछले वीडियो में भी दिखाई थी, अभी मैं बताऊँगा। ठीक है,
पहले जब आप ये समझ जाते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जैसे मैंने बताया कि बिजनेस होता है, प्रोफेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है। उसके बाद बिजनेस को फर्दर तोड़ा गया है। बिजनेस में मेन दो होते हैं, एक होता है इंडस्ट्री और एक होता है कॉमर्स। फिर अपन इंडस्ट्री को तीन हिस्सों में तोड़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी इंडस्ट्री में दो इंडस्ट्री है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक, जिसमें आप कुछ निकालते हो, कुछ रिप्रोड्यूस करते हो। सेकेंडरी के अंदर आ गया आपका मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। अगेन फिर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आता है एनालिटिकल, जिसमें आप एक चीज़ से कई चीज़ें बनाते हो, तो एनालिटिकल इंडस्ट्री होता है। सिंथेटिकल मतलब दो तीन चार चीज़ों से मिलकर एक चीज़ बनाते हो, तो वो सिंथेटिकल होता है। प्रोसेसिंग मतलब जहाँ आप प्रोसेस बाय प्रोसेस, एक स्टेप के बाद दूसरा प्रोसेस, दूसरे से तीसरे प्रोसेस में आप जाते हो, तो वो आपका प्रोसेसिंग बिजनेस होता है। जैसे शुगर केन से यानी गन्ने से चीनी बनाना। असेंबलिंग में आप छोटी छोटी चीज़ों को असेंबल करके एक यूनिट बनाते हो, जैसे मदरबोर्ड, सीपीयू, कीबोर्ड, इन सबको मिला के, ठीक है। और इसी तरह से अगर कॉमर्स को बांटे तो कॉमर्स में दो हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड्स। तो ट्रेड में आपका हो सकता है इंटरनल ट्रेड यानी देशी व्यापार, और ये फिर होलसेल या रिटेल हो सकता है। इसी तरह से एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड में आप इंपोर्ट कर सकते हो, मंगा सकते हो दूसरे कंट्री से, एक्सपोर्ट कर सकते हो, भेज सकते हो। या एक मैंने बताया था इंट्रेपोर्ट। इंट्रेपोर्ट में आप दूसरे कंट्री से मंगाते हो, उसमें थोड़े से चेंजेस करते हो, फिर किसी और कंट्री को भेज देते हो। तो वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कंबाइंड रूप है। एक देश से मंगाया, प्रोसेस किया और प्रोसेस करके दूसरे कंट्री को भिजवा दिया, तो वो इंट्रेपोर्ट है। और ऑक्सिलरी ट्रेड में आप ऐसी सेवाओं में लगे हुए होते हो जिससे आपके ट्रेड को सहारा मिलता है, ट्रेड को सहायता मिलती है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, माल इधर से उधर, वेयर हाउसिंग, माल को स्टोर करना, एडवर्टाइजिंग, माल के बारे में लोगों को बताना, इंश्योरेंस, माल की सेफ्टी के लिए, और बैंकिंग एंड फाइनेंस, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट करता है। वेल, मैच द वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री, सामने ऑप्शन दे रखे हैं, आप पहचानिए। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाया जाता है। तो पहले रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है प्राइमरी इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो सेकेंड इंडस्ट्री होती है। इसके साथ मेरे को बी का 1 मिल गया, ठीक है। कई बार तो क्या होता है, एक मिल जाने भर से ही काम हो जाता है। जैसे B1 है ना, तो B1 इधर भी है, इधर भी है, तो सी और डी तो कैंसिल हो गए। अब लड़ाई बची है खाली ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में। क्या है, इधर से देखिए, और सामने और क्या क्या लिखा है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री क्या होती है, आपको सपोर्ट करती है, तो वो टर्शरी इंडस्ट्री होती है, ठीक है। इसमें आप माल का मूवमेंट कर पाते हो, तो ये सेवा उद्योग कहलाता है। तो ये टर्शरी इंडस्ट्री में आएगा। तो आपका सी सेकंड में आएगा, ये आपका तृतीयक उद्योग में है। और प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, यस, जैसे आप कुछ एक्सट्रैक्ट करते हो, निष्कर्षण यानी निष्कर्ष, जैसे अपन निष्कर्ष निकालते हैं किसी बात का, इसी तरह से इसमें निष्कर्षण होता है। किसका हो सकता है, बजरी, पत्थर, कोयला, जंगल से लकड़ी, तेल के कुओं से तेल, ये सब आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होता है, ठीक है। तो आपका जो ए जाके है वो आपका जाके 3 से मिलेगा। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, बी के साथ 1 मिलना चाहिए, सी के साथ सेकंड मिलना चाहिए, और ए के साथ थर्ड मिलना चाहिए। इसका आंसर ए रहने वाला है। ए में मेरे ये सारे फंडे सॉल्व होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोजेक्ट तैयार किए हैं, और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा। अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है। उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारे 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, RSR 25, तरह से
6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल एडवाइस करूँगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है और मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोस हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोस तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं। और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो पे आप हमें अगला क्वेश्चन है द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, पहले सबसे पहले क्लियर रखो एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या है। एनालिटिकल इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे आप एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ें बनाओगे, वन टू मैनी, एक चीज़ से बहुत चीज़ें। इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है जब आप क्रूड ऑयल, जो आपका कच्चा तेल होता है या अशोधित तेल होता है, आप उस क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, वैसलीन, कैरोसिन, इस तरह की चीज़ें बनाते हो, यानी एक चीज़ से कई चीज़ें बनाते हो, तो वो आपकी एनालिटिकल इंडस्ट्री होती है, विश्लेषणात्मक उद्योग होता है। तो सीमेंट में क्या होता है, सीमेंट में तो 2-3-4 चीज़ों को मिक्स किया जाता है, तो ये आपकी हो गई सिंथेटिक इंडस्ट्री। कंप्यूटर में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को असेंबल किया जाता है, तो ये तो आपकी असेंबलिंग इंडस्ट्री। शुगर मिल में क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है, तो ये आपकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। और एक है आपकी ऑयल रिफाइनरी में ये होता है जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये एग्जांपल है एनालिटिकल इंडस्ट्री का। किस तरह ये सब किसके टाइप हैं, ये सब सेकेंडरी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग के टाइप है। मैन्युफैक्चरिंग के 4 टाइप होते हैं, 4 तरह के उद्योगों में आप हो सकते हैं। तो ये उसके एग्जांपल है। पिछली वाली इमेज को इसीलिए बताया था, आप अच्छे से उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, भले बैक लेके, ठीक है। तो तेल रिफाइनरी विश्लेषणात्मक उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण है, ठीक है। एक बार इसकी इमेज दिखा देता हूँ, ये देखिए आप, ये लिखा है क्रूड ऑयल को डाला जाता है, द ऑयल इज हीटेड इन अ फर्नेस, और इसके बाद 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस आ रही है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैसोलीन आ रही है, फिर कैरोसिन, डीजल, फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, परफ्यूम वैक्स, ठीक है, ये सब बन के आ रहा है। तो ये एक ही चीज़ से बन रहा है। तो जो खाड़ी देशों में निकलता है, खाड़ी देशों को वरदान मिला हुआ है, वहाँ पे जो कच्चा तेल निकलता है, उसके बाद जैसे जैसे उसको कहें फर्दर अपन हीट आउट करते जाते हैं, गर्म करते जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें निकलती चली जाती है। तो ये एनालिटिकल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैच द कॉन्सेप्ट इन कॉलम 1 विद देयर रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट इन कॉलम 2। कॉलम 1 में है बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन सबको अपन क्या बोलते हैं, इन सबको अपन बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी पैसा कमाने के लिए या तो आदमी बिजनेस करेगा, या प्रोफेशन होगा, या एम्प्लॉयमेंट होगा। तो अब आप किसी खासियत पहचानिए, सर्वेंट यानी आप सर्विस किस में करते हैं, सर्विस करते हैं जब आप जॉब में होते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जब आप रोजगार के दौरान होते हैं, ठीक है, तो जब आप रोजगार के दौरान होते हैं तो आप सर्विस करते हैं। बिजनेस, प्रोफेशन। सेकेंड है बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक, जिसमें एक स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल की ज़रूरत होती है, वो होता है आपका प्रोफेशन। सर जैसे मान लीजिए डॉक्टर, सीए, आर्किटेक्ट, लॉयर, इन सब में आपको एक खास तरह की स्पेशलाइज्ड नॉलेज और डिग्री की ज़रूरत होती है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो बिजनेस के अंदर या ट्रेड या बिजनेस के अंदर अपन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, तो ज़्यादा बेटर होता है कि बिजनेस की जगह ट्रेड होता है। बट ठीक है, अपन समझ सकते हैं कि इन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पूछा है, तो इस सेंस में तो मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले मैंने सी के बारे में बताया। सी एम्प्लॉयमेंट में बंदा सर्विस करता है, वो सर्वेंट नौकर होता है, चाहे प्राइवेट जॉब करे चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट हो, पर वर्ड तो सर्वेंट है ना, सर्व करना, नौकरी करना, किसी का नौकर होना,
ठीक है। प्रोफेशन के अंदर इस बंदे में स्पेशलाइज नॉलेज होती है, तो सी के साथ 1 है और बी के साथ 2 है। तो सी के साथ इसमें एक कॉलम ऑप्शंस में एक ऑप्शन और होना चाहिए शायद। सी के साथ 1, बी के साथ 2 एंड हाँ ये इसमें डी ऑप्शन देखो स्क्रीन पे दिख नहीं रहा, तो आप देख सकते हैं सी के साथ 1 है, बी के साथ 2 है, और इसके अलावा इससे पहले अपन और देख लें तो यस ये वाला ए के साथ 3 है। तो जस्ट अ मिनट, ठीक है, ए के साथ 3 आप देख पा रहे हैं ऑप्शन में। तो आपको डी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, बहरहाल वो थोड़ा नीचे चला गया है, बट यही थे और अपन ने सही पहचाना है। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ 2 तरह की हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में है बिजनेस करो, प्रोफेशन में जाओ और या एम्प्लॉयमेंट करो। फिर इसके बाद आगे से आगे फर्दर किया हुआ है, बार बार रिपीट नहीं करूँगा, हाँ ज़रूरत हो तो आप वीडियो को एक बार रीप्ले कर लीजिए। नेक्स्ट, मैच द कॉन्सेप्ट इन कॉलम 1 विद देयर रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट इन कॉलम 2। कॉलम 1 में लिखा हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस। कॉलम 2 में लिखा हुआ है कुछ बातें, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी, प्रॉफिट अर्निंग, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। तो जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उससे आपको मिलता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। आप दान क्यों देंगे, आप पार्क में क्यों जाएंगे, आप गपशप क्यों करेंगे, आप अपनी फैमिली के लिए खाना बनाते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, तो इन सब से आपको पैसा नहीं मिलता, पर आपको मानसिक संतुष्टि मिलती है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से। ठीक है, बिजनेस करने के लिए आपको किसी तरह के क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। इसे इस बात से कनेक्ट कीजिए कि प्रोफेशन में जाने के लिए आपको एक खास तरह का स्किल सेट चाहिए, खास तरह का डिग्री डिप्लोमा चाहिए, और बिजनेस के लिए आपको इस तरह की कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। सॉरी। इसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ किसे कहेंगे, जिसमें मकसद होता है धन उपार्जन, पैसा कमाना, जहाँ मकसद होता है वो होती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अब आपका ए जाके सेट हुआ सेकंड के साथ, और आपका सी जाके सेट हो गया आपका फर्स्ट के साथ। तो ए 2 के साथ सेट है, तो ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो अभी दोनों बी और सी रेस में है। इसके बाद C1 भी है, तो ये C1 यहाँ नहीं है, C1 यहाँ है। ठीक है, A2 C1 और इसके अलावा B3 देख लेते हैं एक बार, B3, यस B3। तो ये वाला सही है, बी ऑप्शन सही है। तो थोड़ी देर इसको मिला लिया करें, 3 है तो 2 मिलाने से काम हो जाता है, कई बार तो 1 मिलाने से भी काम हो जाता है। लेकिन जब आप नेट वगैरह का लगाते हैं ना तो उसमें बहुत दिक्कत होती है, उसमें तो बहुत देर तक मिलाते रहना पड़ता है। बट ठीक है, अभी तो आप लेवल नीचे वाला लेवल ही है। ठीक है, होप आपको समझ में आ गई ये बात। यस, बी इसका आंसर है। ओके, एक बार नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्क्रीन पे देख लीजिए। एक्टिविटीज़ हैविंग नो इकोनॉमिक मोटिव एंड परफॉर्म्ड विद द फीलिंग ऑफ लव, सिंपैथी, ह्यूमैनिटी एंड पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति है वर्ड थोड़ा, आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो कहता है वो एक्टिविटीज़ जिसमें आपका कोई आर्थिक उद्देश्य नहीं होता, और आप क्यों करते हैं, प्यार की वजह से, सहानुभूति की वजह से, मानवता की वजह से, देशभक्ति के नाते, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। जैसे प्लेइंग, खेलना, नाचना, गिविंग डोनेशन, पेंटिंग एंड हेल्पिंग अदर्स। ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी हो सकती है अगर आप पैसे के लिए करते हैं। तो मान लीजिए मैं हूँ, अगर मैं मान लीजिए यूँ ही 50-100 बच्चों को पढ़ाता हूँ, ना उनसे फीस लेता हूँ, ना गवर्नमेंट से सैलरी लेता हूँ, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। बस मैं चाहता हूँ कि देश का बच्चा बढ़े एंड ऑल। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैं फ्री में यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ और यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन भी ऑन नहीं किया, तो मुझे कहीं से अगर पैसा नहीं आता, बस मैं यूँ ही पढ़ा रहा हूँ, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। लेकिन मान लीजिए अगर मैं कोई कोर्स बना के बेच रहा हूँ, या यूट्यूब के थ्रू विज्ञापनों से कमा रहा हूँ, या किसी और भी तरीके से कमा रहा हूँ, या पढ़ा रहा हूँ, गवर्नमेंट से जॉब पैसा उठा रहा हूँ, तो फिर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, तो ये बात सिंपल सी है और समझ में आराम से आती है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड पे बुक फाइनली पब्लिश कर दी गई है। जैसे सबको पता है, फिर भी बताता हूँ मैं। वैसे मैंने 50 सैम्पल पेपर्स ऑफर किए थे, और वो आपके पास ऐप के अंदर अवेलेबल थे, यानी सॉफ्ट कॉपी के तौर पे थे। आप आराम से उनको देख सकते थे। PDF में काफ़ी कलरफुल से थे, बट बहुत लोगों को पसंद आने के बाद भी कई लोगों का ये कहना था कि सर हमें एग्ज़ाम टाइम के लिए भी और हमें बुक से सूट नहीं होता है, तो आप बुक निकालिए। तो 50 सैम्पल पेपर की बुक का साइज़ तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। इवन जैसे मैंने अभी 10 सैम्पल पेपर निकाले हैं, तो इसमें भी नंबर ऑफ़ पेजेस 360 हैं। जी हाँ, 360 इतने पेजेस अभी ही हो गए हैं। तो शायद अगर 50 पेपर के निकालता तो शायद 1800 पेजेस के आसपास हो जाते। तो
इसीलिए इतनी बड़ी बुक मैं नहीं निकालना चाह रहा था, बट फाइनली अभी 10 सैम्पल पेपर तो निकाल ही दिए हैं। इसके अंदर आपके 1500 MCQ हैं। मैं कुछ फीचर्स आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। ये बुक का जस्ट फ्रंट कवर है। तो इसके अंदर आपको 1500 MCQ मिलेंगे, 10 सैम्पल पेपर मिलेंगे। ये सेकंड पार्ट, जिसको आप कॉमर्स वाला पार्ट कह सकते हैं, उसके लिए है। बाय द वे ये पूरा कॉमर्स नहीं है, पर पार्ट सेकंड के लिए निकाला है मैंने। हर क्वेश्चन, जी हाँ, हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एक और बात कि हर क्वेश्चन के नीचे इन डेप्थ सॉल्यूशन हमने डिटेल से दिया है, इसीलिए इतने पेजेस लग गए हैं। वरना मैंने खुद भी कभी सैम्पल पेपर पढ़े हैं मेरी पढ़ाई के दौरान, तो 10 सैम्पल पेपर 100-120 पेजेस में आ जाते हैं। पर एक तो ये हिंदी इंग्लिश हो गया, तो डुअल लैंग्वेज होने की वजह से वैसे ही क्वांटिटी डबल हो गई। फिर हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया है, दैट्स वाई वो ज़्यादा हो गया है। फिर भी जैसे मैंने हमेशा कहा है, आप इन क्वेश्चनों को लगाइए। एक और बात, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो 50 सैम्पल पेपर्स थे, ठीक है, जो 50 सैम्पल पेपर्स थे वो क्वेश्चन, और अभी ये जो मैं 10+40 का मॉडल दे रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। अगर आपने वो ले रखे हैं, आप मोबाइल में कंफर्टेबल हैं, तो आपको दोबारा किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बुक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ठीक है। तो ये 10+40 मॉडल क्या है, यानी 50 में से 10 क्वेश्चन तो मैंने हार्ड कवर बुक के तौर पे प्रोवाइड करा दिए हैं, और 40 क्वेश्चन फ्री में आपको अभी भी मिलेंगे। तो बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस रखा है, 360 रुपये रखा है। यानी आपके पास एक तरह से 2 चॉइस हो गए कि आप 250 रुपये दीजिए और 50 के 50 सैम्पल पेपर सॉफ्ट कॉपी के तौर पे ले लीजिए, या फिर आप ऐसा कीजिए कि 360 रुपये खर्च कीजिए। आपको बुक होम डिलीवर होगी, 4 से 6 दिन में होम डिलीवर हो जाएगी। आप हमारे ऐप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं या अमेज़न के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, ये है कि ये बुक अभी 2025 तक, ये 2025 नहीं 2024 तक ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हम 1-2 साल जब हमारा नाम हो जाएगा, उसके बाद हम ओपन मार्केट में लॉन्च करेंगे। टिल देन अभी ये आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं ऐप के थ्रू या अमेज़न के थ्रू, वहाँ से आपको 3 से 6 दिन में डिलीवर हो जाएगी। जस्ट एक आखिरी बात, इसके अलावा ये बुक का जैसे ऐसे बैक कवर है, यहाँ पे देखो आप प्राइस लिखा हुआ है, यहीं पे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखे हुए हैं। एंड ये कि हमारे और डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। धीरे धीरे हम, अगर इस बुक का वैसे अच्छा रिस्पांस आना शुरू हो गया है, तो मैं बहुत कमिटेड हूँ कि बाकी अब धीरे धीरे हम सारे प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन लाएंगे और फिर ओपन मार्केट में भी लाएंगे। तो बाकी सब्जेक्ट आप जैसे स्टैटिस्टिक, इंडियन इकोनॉमिक्स, जूनियर अकाउंटेंट का जो अकाउंटेंसी एग्ज़ाम है, ऑडिट हुआ, GF&AR हुआ, RSR हुआ, ये सब भी प्रोडक्ट आप हमारे ऐप पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगला क्वेश्चन कहता है, द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस फर्म्स टू कंट्रीब्यूट फॉर सोसाइटी एंड वर्क फॉर इट रेफर्स टू। आराम से समझिए, समाज के लिए योगदान करने और इसके लिए काम करने के लिए जो व्यावसायिक फर्में हैं, उनका दायित्व किस शब्द को संदर्भित करता है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नन ऑफ द अबव। भाई, अगर एक व्यवसाय है तो उसे समाज के लिए भी करना चाहिए। समाज से वो बहुत कुछ लेता है, मैन पावर लेता है, रिसोर्सेज लेता है, तो बदले में उसका समाज के प्रति कुछ फ़र्ज बनता है। तो उस फ़र्ज को, उस ऑब्लिगेशन को, योगदान करने को क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, व्यवसाय की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर ए रहने वाला है। आपका सामाजिक उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी से भी जो ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है वो सामाजिक उत्तरदायित्व शब्द है। ठीक है, चलिए, ये जस्ट इससे थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, हालांकि ये भी आपके सिलेबस में है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इंसिस्ट ऑन, व्यवसाय की आधुनिक अवधारणा डैश डैश पर बल देती है। अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, की भारी मुनाफा कमाओ, ये कहती है व्यवसाय की आधुनिक अवधारणा। प्रोवाइडिंग सर्विसेज उपलब्ध कराओ, सेवाएं प्रदान कीजिए। बियरिंग रिस्क, जोखिम उठाओ। प्रॉफिट विद सर्विस, सेवा के साथ लाभ। देखिए कि कहीं ना कहीं सारी बातें हैं। भाई, व्यवसाय है तो लाभ भी कमाना चाहोगे, सर्विस भी देना चाहोगे, जोखिम तो उठाना ही पड़ता है। जॉब के अंदर सिक्योरिटी है। कहते हैं कि भाई जिसको अपने काम पे भरोसा होता है ना, जिसको अपने काम पे भरोसा होता है वो जॉब करता है, और जिसको अपने आप पे भरोसा होता है वो बिज़नेस करता है। मतलब बिज़नेस करना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं अगेन नहीं कह रहा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक थॉट बता रहा हूँ कि बिज़नेस करने में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, तो हर किसी का बस नहीं होता कि वो उतना पेशेंस वाला या दम वाला हो। क्या है, तो बिज़नेस के अंदर रिस्क उठाना पड़ता है, ये बात सही है। और प्रॉफिट विद सर्विस, लेकिन ये माना जाता है कि अगर आपको बिज़नेस को चलाते रहना है, हमेशा चलाते जाना है, तो प्रॉफिट के साथ साथ आपको सेवा भी करनी चाहिए। आप सोसाइटी को सर्व करोगे तो सोसाइटी आपको भर भर के कमाई देगी। तो प्रॉफिट विद सर्विस, ये है आधुनिक अवधारणा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। एथिक्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से
भाई एथिक्स क्या होते हैं? ईमानदारी, जो कहा उस पे रहना, जो प्रॉमिस किया उसे डिलीवर करना, समय पे जो कहा है उसे पूरा करना, ये आपकी एथिक्स होते हैं। और कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, आपको कुछ आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। तो ये कहाँ इम्पॉर्टेंट है? या बिजनेस में भी इम्पॉर्टेंट है, जॉब में भी इम्पॉर्टेंट है, प्रोफेशन में भी, पर कहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? तो प्रोफेशन में। ठीक है, इसका मैं रीज़न बताता हूँ। पेशे में क्या होता है, आप एक पेशेवर होते हो, कोई व्यक्ति आपके साथ विश्वास आश्रित संबंध में होता है, कोई बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट करके आता है, जैसे आप डॉक्टर हैं, ठीक है, तो पेशेंट आपके पास ट्रस्ट करके आता है, ठीक है, तो आप ऑब्वियस ही बात है, मतलब बहुत सारी प्रैक्टिस है, आप उसके साथ गलत नहीं करोगे, इन द सेंस वो जो अपने बारे में बताता है उसे आप कॉन्फिडेंशियल रखोगे, किसी को ऐसा नहीं उसने बेचारे ने किसी बीमारी के बारे में बताया आप जग जाहिर कर रहे हो। अगर आप लॉयर हो, वकील हो, आपको क्लाइंट आके सारी बातें बताता है, तो ऐसा नहीं कि आप उसको बातों को सारा खोल दो, कल को आप सीए बन जाओ, ठीक है, मैं कभी सीए था, तो ऐसा नहीं कि कस्टमर अपनी कंपनी के बारे में, अपने टर्नओवर के बारे में ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, लोन के बारे में कुछ बता रहा है, तो आप पूरे गांव में ढिंढोरा पीटो। हमें सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी सिखाई जाती है कि आपको कस्टमर के सीक्रेट को अपना सीक्रेट समझना है। तो एथिक्स आपको फॉलो करने हैं, ठीक है, नैतिकता आपको फॉलो करनी है सब में, लेकिन पेशेवर व्यक्तियों को तो एथिक्स को हाईली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लोग ट्रस्ट करके आपको अपने इनर सीक्रेट्स देते हैं, तो वहाँ पे तो मस्ट है। ठीक है, चलिए इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है। एबीसी लिमिटेड बहुत कम कीमत वसूल कर रही है। एबीसी लिमिटेड इज चार्जिंग वेरी लो प्राइस विच इज़ जस्ट कवरिंग देयर कॉस्ट सो दैट इट कैन रिमेन इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। एबीसी लिमिटेड इज अचीविंग विच ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आपके व्यवसाय के बहुत तरह के उद्देश्य होते हैं, अभी 4 तरह के उद्देश्यों पे हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ देखो एबीसी लिमिटेड क्या कर रही है, बहुत ही कम कीमत वसूल कर रही है, इतनी कम कि केवल इसकी कॉस्ट कवर हो जाए, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट माल बेच रही है, 400 का माल बना रही है, 400 में बेच रही है, तो वो क्या करना चाहती है, सम हाउ टिके रहना चाहती है, कंपटीशन के मार्केट में टिके रहना चाहती है, सर्वाइव करना चाहती है, तो वो अपने सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रही है, क्योंकि जब आपने कह दिया कॉस्ट टू कॉस्ट बेच रही है तो प्रॉफिट तो कमा ही नहीं रही, ग्रोथ तो होगी ही नहीं। भाई ग्रोथ कैसे होती है, जब आप एडिशनल मशीनरी प्लांट ब्रांच खोलते हो, उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा तो आप कमा ही नहीं रहे हो, तो आपका प्रॉफिट सेट नहीं है या ग्रोथ सेट नहीं है, केवल आप मार्केट में टिके ही रहना चाहते हो कि बस अभी मैं रह जाऊँ, बाद में कमा लूँगा, तो अभी आप सर्वाइवल वाले ऑब्जेक्टिव को हो, जिसे उत्तरजीविता कहते हैं। ठीक है, तो ये ए है। मेरे पास पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद एक बोनस क्वेश्चन भी है आपके लिए। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अपन 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, जैसे प्रॉफिट कमाना, सर्वाइव करना, ग्रोथ करना। ठीक है, तो ये वैसे इसको अपन स्टेजेस देते तो यूँ होता है कि सर्वाइव करना पहला मकसद होता है, प्रॉफिट कमाना और ग्रोथ करना, तो ये आपके बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, आर्थिक उद्देश्य होते हैं। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मानवीय उद्देश्य क्या होते हैं, एम्प्लॉयज़ का भला करना, कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करना, शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करना, गवर्नमेंट को हेल्प आउट करना। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिविटी क्या होते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सामाजिक आपके उद्देश्य क्या हैं, आप चाहते हो लोगों को माल प्रोवाइड करवाना, माल की सप्लाई अच्छे दाम पे करना, गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना, ये यहाँ सोशल में भी आ रहा है। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं, क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, रोजगार पैदा करना, यूटिलाइजिंग नेशनल रिसोर्सेज प्रॉपरली, भाई देश के संसाधन है वेस्ट पड़े हैं तो उनको चैनलाइज करना, सर्विस टू कम्युनिटी, कम्युनिटी को सर्व करना अच्छे प्रोडक्ट देके। मान लीजिए कोई अच्छा प्रोडक्ट है जो बूढ़े लोगों के लिए है, या उनके लिए कोई बाम बना दिया या कोई ऑयल बना दिया, उससे उनकी जो मान लीजिए बची हुई ज़िंदगी है वह सुकूनदायक होती है, तो कहीं ना कहीं आप कम्युनिटी को सर्व कर रहे हो, करना चाहिए। बहुत स्कोप होता है, बहुत स्कोप होता है। आप जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जॉब में रह के बिजनेस करके आप सोसाइटी को सर्व कर सकते हो, खुद भी मोटा पैसा कमा सकते हो। देयर आर वेज। ठीक है, अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अगर किसी लाइन के अंदर ख़राब लोग घुस गए हैं तो अच्छे लोगों का भी फ़र्ज ये बनता है कि आप उसमें आइए। मान लीजिए, ऐसे मैं खुद की तारीफ़ करूं, मान लीजिए कोई लोग हैं, कोर्सेज बनाते हैं, पैसे लेते हैं, लेकिन बहुत कम कंटेंट देते हैं या क्वालिटी कंटेंट नहीं देते हैं, तो वहाँ पे मुझ जैसे को या कई लोगों को आना चाहिए सामने और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए क्वालिटी कंटेंट देना चाहिए। तो ये उनकी एक तरह से सोशल ड्यूटी बनती है, या इसके द्वारा आप सामाजिक उद्देश्य अपना पाते हो। नेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, हेल्पिंग नेशनल एफर्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेज, नेशनल सेल्फ सफिशिएंसी एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। तो व्यवसाय के राष्ट्रीय उद्देश्य क्या हो सकते हैं, राष्ट्र के प्रयासों को ऊंचाइयां देना, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना,
सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर भारत की बात होती है, तो व्यवसाय से पैसा आता है। ठीक है, एक होता है कि बाहर से कोई आता, बिजनेस लगाता, बाहर पैसा ले जाता, फ्लो ऑफ मनी बाहर हो जाता। एक देश में उस चीज़ को बनाया जाए तो देश का पैसा देश में रहे, फिर रोटेट होता है। जब बाहर चला जाता है, मुश्किल बाहर जाने में नहीं है, मेन वो रोटेट नहीं होता है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे चौथे को नहीं मिल पाता है। जब लोकल इंडस्ट्री होती है तो ये किससे आएगी? व्यवसाय से आएगी। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सन, काम करके आदमी जितना सीखता है उतना बातों से नहीं सीख सकता, लेक्चर से नहीं सीखता। आप किसी भी चीज़ में पढ़ जाइए, उसमें आप एक्सपर्ट हो जाएंगे और आप एक बेहतर इंसान बनेंगे, एक स्किल्ड पर्सन बनेंगे। तो व्यवसाय के ये सारे उद्देश्य होते हैं। क्या ये आज का लास्ट बोनस क्वेश्चन है, वाई अ बिजनेस शुड अर्न प्रॉफिट? व्यवसाय को लाभ क्यों कमाना चाहिए? मैं अभी आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा तब बात करूंगा। बिजनेस को पैसा क्यों कमाना चाहिए? फ्यूचर ग्रोथ के लिए, बिल्कुल। अगर आपको ग्रोथ करनी है, नई दुकान, नई ब्रांच, नया प्लांट, बड़ा प्लांट खोलना है, ग्रो करना है, तो आपको पैसा कमाना पड़ेगा। पैसे के बिना बात नहीं पड़ेगी। टू इंक्रीज द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, बिल्कुल सही। आप भी सर अगर 2 दुकानें बाजार में कभी जाओगे ना, कचौड़ी खाने जाओगे, एक कचौड़ी वाले के यहाँ पे मान लीजिए 12-15 लोग खड़े हैं, एक कचौड़ी वाले के यहाँ 1 या 2 लोग खड़े हैं, तो आप नेचुरल बाय डिफ़ॉल्ट लाइन में लग के भी 12-15 वाले के पास जाओगे। ठीक है, तो वो सेल और सेल लाती है, कस्टमर और कस्टमर लाता है, आप प्रॉफिट कमाने लग जाएंगे, आपकी रेपुटेशन हो जाएगी। तो रेपुटेशन बनाने के लिए भी, ठीक है, बिजनेस को प्रॉफिट कमाना चाहिए। टू प्रोवाइड रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, देखिए बड़ी बड़ी कंपनियों में तो पब्लिक पैसा लगाती है, पब्लिक पैसा लगाएगी, इन्वेस्ट करेगी, शेयर खरीदेगी, तो बदले में वो रिटर्न चाहेगी, डिविडेंड चाहेगी। तो उनको डिविडेंड देने के लिए भी कंपनी को प्रॉफिट कमाना पड़ता है। तो बिज़नेस को इन सारे ही रीज़न से प्रॉफिट कमाना पड़ता है। जल्दी से दोहरा देता हूँ, भविष्य में बिज़नेस ग्रो कर सके, आप व्यवसाय की प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हो और इन्वेस्टर्स को रिटर्न देना चाहते हो, तो इस सब के लिए बिज़नेस को प्रॉफिट कमाना चाहिए। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, ये समझ गए आप, बाबा रामदेव जी हैं, और ये पतंजलि जब शुरू किया था इन्होंने, तो बहुत लोगों ने इनको छेड़ा था कि भाई आप इतना ये बिज़नेस मॉडल लेके आ गए, और साबुन से लेके, अगरबत्ती से लेके, पता नहीं क्या क्या आप बेच रहे हैं, आप तो बाबा रामदेव से लाला रामदेव बन गए। तो लेकिन देखिए, वो अगर मैं बताऊं नो प्रॉफिट पे मॉडल पे काम करते ना, आई थिंक जहाँ तक मेरी समझ है, अगर वो नो प्रॉफिट मॉडल पे काम करते ना, तो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं होता, इतने लोगों को रोज़गार नहीं मिलता, इतने शहर टू शहर इनके आउटलेट्स नहीं खुलते। ठीक है, और ये जो रिसर्च वगैरह करते हैं वो नहीं कर पाते। प्रॉफिट बहुत ज़रूरी होता है। कॉस्ट और सेल्स के बीच में जो गैप होता है वो सिंपली प्रॉफिट होता है। हम तो अकाउंट्स के सब समझते हैं, तो प्रॉफिट कमाना बहुत ज़रूरी होता है। ये सारे रीजंस तो हैं ही हैं। ठीक है, उस पैसे से आप ग्रो कर पाते हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे पाते हैं। अगर आप और फ्यूचर में जब इन्फ्लेशन है उसका सामना कर पाते हैं, नई प्रोडक्ट चेन खोल पाते हैं, तो बहुत सारे रीज़न से प्रॉफिट कमाना ज़रूरी होता है। तो प्रॉफिट बुरा नहीं है। जब मोनोपोली क्रिएट कर दी जाती है या गलत प्रैक्टिसेस से पैसा कमाया जाता है या वैल्यू फॉर मनी नहीं दिया जाता, तो प्रॉफिट गलत तरीके से कमाया हुआ गलत है। बाकी तो प्रॉफिट कमाने में कोई आपत्ति नहीं है जब तक वो रीजनेबल प्रॉफिट हो। होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर की जो PDF है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि अगर आप बाद में भी पढ़ना चाहें तो आपको पूरा वीडियो ना देखना पड़े। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। वीडियोस के थ्रू मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको सब्जेक्ट की थोड़ी सी अप्रोच पता लग जाए, तो विच विल बी ईजी फॉर यू उसको चैप्टर को समझ पाना। बाकी एक बात मैं पहले भी बोल चुका कि मेरे इन 10, 20, 30, 40 क्वेश्चनों के भरोसे मत रहना। ये क्वेश्चन एक समझाने के लिए हैं, बाकी तो आपको क्वेश्चन बैंक लगाने चाहिए। मैंने बीच में क्लिप में समझाया है, मेरे लगाओ, किसी के भी लगाओ, तैयारी अच्छी करो, सिलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा, और आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो ये सब है। ऐप डाउनलोड्स कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट फ्री भी है और बहुत ज़्यादा कंटेंट बहुत नॉमिनल रेट्स में भी अवेलेबल है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय।